इस वक्त पूरा देश तिरंगामय है। चारों ओर आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इस तिरंगा अभियान पर लगातार हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष बार बार सवाल उठाकर तिरंगा अभियान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो इस देश का कैसे हो सकता है। कोई इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे जाति और विशेष समुदाय से जोड़ रहा है। जिसका जैसा चश्मा, वो तिरंगे को वैसा दिखाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि तिरंगा पूरे देश का है। हर धर्म, जाति, समुदाय, रंग को एक साथ जोड़ने का प्रतीक है। हमारे देश की आन बान शान है। फिर देश के तिरंगे पर इतना विवाद क्यों? आज इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो तिरंगा फहराएगा वही देशभक्त कहलाएगा। जिसके घर में तिरंगा नहीं है, जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की वजह से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा ना लगा। समाज देखना चाहता है घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असमान का भाव किस परिवार के अंदर है। देश का तिरंगा कौन कर रहा है सियासी पंगा? कौन व्यक्ति है, मैं पूछता हूँ, जो अपनी देश की आजादी का उत्सव नहीं मनाना चाहता? वो कोई व्यक्ति हो सकता है? तो हो सकता है तो वो पहचान में आना चाहिए। फिर उसको इस देश में रहने का क्या हक है? जो अपने देश की आजादी के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता, तो उसको इस देश में रहना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान से परेशानी क्यों? सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तुम्हारा मकसद इससे पीछे कुछ और है। तुम चाहते थे कि भाई ये अपोजिशन भी शरीक हो जावे, तो इससे हमारी पार्टी की मजबूती होगी और दिखाई देगी कि अब तो भाई हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी रह गई और तो कोई पार्टी रही नहीं। तो इनकी नीयत कुछ और है, काम कुछ और है। तिरंगे का सम्मान, धर्म का क्या काम? हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। आजादी का अमृत कौन घोल रहा है जहर? तिरंगे पर विवादों का बखेड़ा क्यों? और बहस पर जाने से पहले देश में किस तरह आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत चित्रकूट से लेकर सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर से लेकर अयोध्या, आगरा, सोनभद्र से लेकर शाहजहांपुर, देवरिया, इटावा, लखनऊ से लेकर कानपुर और जौनपुर में लोगों का देखिए किस तरह उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं तिरंगा यात्रा की जा रही है तो कहीं फाउंटेन से तिरंगा बनाया गया है। स्कूली बच्चों से लेकर नेता तक, सेना के जवानों से लेकर साधु संतों तक, चारों ओर देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों पर किस तरह तिरंगा यात्रा तो निकाली ही जा रही है, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर झंडा फहराया। गैंगटोक से लेकर जैसलमेर, आईटीबीपी, बद्रीनाथ, सभी जगह देशभक्ति के रंग किस तरह देखने को मिले। कहीं पुष्प वर्षा की गई राष्ट्रीय ध्वज पर, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं ने तिरंगा लहराया, तो 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह तिरंगा लहराकर इस आजादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्कूली बच्चों के साथ इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की।
भाग लिया उन्होंने तिरंगा यात्रा में। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अपील भी पूरे देश से यही है कि सब लोग अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और आजादी के इस अमृत महोत्सव में जो 75वीं वर्षगांठ है, एक बार फिर से देशभक्ति के रंग में सराबोर हो जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने, तो किस तरह जवानों का जोश हाई दिखा, उसकी भी तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरे जोश और पूरे गौरव के साथ इस तिरंगे को लहरा रहा है, तो आखिर इस पर सियासत क्यों? सियासत किस काम की भला, वो भी ऐसे मौके पर? इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, मनोज यादव काका है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में हम कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम चर्चा पर जाएं, 30 सेकंड में आप सभी का एक एक ओपनिंग रिमार्क हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मनोज जी, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी, ये हम सब के लिए गर्व और फक्र की बात है। 75वीं वर्षगांठ है, तिरंगा भी सबका है, स्वरूप भी एक है, गौरव भी उतना ही है। तो आखिर लोगों ने अपना अपना तिरंगा, अपनी अपनी देशभक्ति, इस तरह का राग और राजनीति क्यों शुरू कर दी? मनोज जी 30 सेकंड। आस्था, निश्चित रूप से और देश के बारे में और देशभक्ति के बारे में कहा भी गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तिरंगे का अगर देश में सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक पार्टी ने और किसी विचारधारा ने अपमान किया, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मानस संगठन आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मनोज जी, 22 जुलाई फिलहाल समय पूरा हो गया 30 सेकंड का। मनोज जी रोकना चाहूंगी, फिलहाल 30 सेकंड का समय पूरा हो गया। चर्चा अभी आगे होगी, ये सिर्फ ओपनिंग रिमार्क्स हैं। एक बार 30 सेकंड सब लोग अपनी बात रख लें। आनंद दुबे जी 30 सेकंड में बताइए, ये अभिमान का विषय है, ये हमारे गौरव का विषय है, तो इस पर राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और धर्म का चश्मा इसमें कौन लेकर आया? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है दंगा, उन्हीं लोगों को तिरंगे पर हो रहा है शक। तो जिनके दिमाग में है दंगा, उनको परेशान कर रहा है तिरंगा। अब आप ये बताइए कि अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो अखिलेश यादव जी क्या कहने की आवश्यकता है कि दंगा कराना चाहती है भाजपा? वो क्या दंगे की बॉर्डर से ऑपरेंडी बता रहे हैं क्या कि ये दंगा कैसे भड़के? इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा सफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा है आपको पता है? उससे पहले वो वंदे मातरम का विरोध कर चुके हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, समय पूरा हो गया, 30 सेकंड समाप्त हो गए। आगे चर्चा होगी विस्तार से। मेरुद्दीन रंगरेज जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मेरुद्दीन जी बताइए, आप ऐसी पार्टियों का विरोध करते हैं, आप उस विचार का विरोध करते हैं जो तिरंगे और दंगे को एक साथ जोड़ करके बोलता है? बिल्कुल करते हैं। दंगे को और तिरंगे को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। तिरंगे का स्वाभिमान जो है वो एक अलग है और दंगे का जो है वो अलग है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात आज ये हुई कि आज आरएसएस ने अपनी डीपी पे, जो उनकी डीपी है उस पे चेंज करके उन्होंने भगवा डीपी को बदलकर और तिरंगे में तब्दील किया। इससे बड़ी कोई खुशी की बात आज नहीं हो सकती। उन्हें हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्हें जागे जरूर, मगर वो 52 साल लग गए उन्हें जागने में, देशभक्ति को साबित करने में, और तिरंगे का अपमान करते करते 52 साल हो गए। तो ऐसे लोगों का बोलने का कोई 30 सेकंड पूरे। वक्त अब निरंजन पोद्दार जी का है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं आजादी की वर्षगांठ है, गौरवमयी क्षण है, इस पर राजनीति करना सही है क्या? देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर आज की तारीख में राजनीति इतनी भटक गई है कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद और तिरंगे के ऊपर भी अगर कोई दो मत है या कोई राजनीति होती है या किसी प्रकार की छिछालेदर होती है, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य है, या मैं कहूं कि इससे बड़ा कोई हिट विकेट होने वाला प्रसंग विपक्ष के लिए नहीं है। आज कम से कम इस विषय के ऊपर थोड़ी सी इनको राजनीतिक सुचिता का परिचय देते हुए, इनको थोड़ी सी अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए, कम से कम इस देश का जो हर स्कूल का बच्चा
है, इस समय तिरंगा समाप्त। लेकर के खड़ा हुआ है। समय समाप्त, 30 सेकंड पूरे। निरंजन जी, आगे अब विस्तार से चर्चा का वक्त है और अब हम डिबेट ओपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल मनोज यादव जी आपसे। आप लोगों को, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को परेशानी ये थी, बार बार आप लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर आरएसएस ने क्यों नहीं झंडा फहराया। तो आप देख लीजिए, संघ प्रमुख ने भी अपनी डीपी में तिरंगा लगा लिया है और आरएसएस का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी आप जाकर चेक करेंगे तो वहां भी तिरंगा आ गया है। देखिए, आज तक कम से कम आप जैसे विदुषी पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया और देश भर के लोगों ने सवाल खड़ा किया, और मुझे खुशी है कि कम से कम ये आपने माना कि आरएसएस कम से कम तिरंगे का अपमान कर रहा था। तो आरएसएस को इसके लिए साधुवाद। मैं तो जो फैक्ट है उस पर बात कर रहा हूं कि 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दिया, तो 29 जुलाई को मात्र 7 दिन बाद ही सबसे पहला अगर किसी ने विरोध किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया कि नहीं नहीं, ये तो राष्ट्रीय ध्वज नहीं। तो हमें तो तिरंगे पर फक्र है। हम लोग उन परिवारों से निकल के आए हैं कि हमारे घरों में फौजी हैं। हम लोग उस परिवारों से निकले हैं कि हर साल हमारे घरों के लोग इस देश की सरहद पे, इस देश की सरहद की सुरक्षा हेतु अपने जान का न्यौछावर करते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं। हम लोग उनकी पीड़ा और दर्द समझते हैं। लेकिन ये आरएसएस के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप आज़ादी के 52 साल बाद तक सोते रहे, आप क्यों आपने तिरंगे का अगर अपमान किया इतने लंबे दौर तक, तो देश को सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस प्रमुख को देश से माफी मांगनी चाहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय तिरंगे। मनोज जी, ये जो सवाल आपने खड़ा किया है, अमृत महोत्सव इसका जवाब आप आनंद दुबे देंगे। ठीक है, आनंद दुबे जी बताइए। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर ही अपमान था, जानबूझकर ही अपमान था। आस्था, मैं आऊंगी मनोज जी, लेकिन सभी इस चर्चा में अपनी अपनी बात रखें और जो मूल प्रश्न आपने उठाया उसका जवाब पहले आनंद दुबे से ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, आस्था, इनको शांत करा दीजिए तो मैं जवाब दे दूं। शांत है मनोज जी, शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए आपने जो सवाल किया। 3 घंटे में एक युवा। ठीक है, अभी समय मिलेगा मनोज जी, पहले वो आरएसएस वाली बात पर जवाब ले लेते हैं। आरएसएस की बात पे जवाब ले लेते हैं, शांत हो जाइए। बोले आनंद दुबे। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से उत्तर प्रदेश। भाई, इनको शांत करा लीजिए। मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब ले लीजिए, आगे भी मौका मिलेगा बात रखने का। बोलिए आनंद दुबे। देखिए, अब मनोज जी का ज्ञान जो है बड़ा सतही है और ये अध्ययन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं। मैं चाहूंगा कि ये धैर्य से पूरी बात को सुन ले। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो उसके बाद सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने सर्कुलर जारी करके संघ की सभी शाखाओं को यह निर्देश दिया कि वह तिरंगे झंडे के साथ पथ संचलन का कार्यक्रम करें और संघ की सभी शाखाओं से कांग्रेस के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस मुख्यालय में भेजे गए। इसकी जानकारी मनोज काका जी को नहीं होगी। 1936 में जलगांव के फैजपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, पंडित नेहरू झंडा फहराने के लिए गए और 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ था। झंडा जब बीच में फंस गया तो एक बालक निकला और वो उस विजय स्तंभ पे चढ़ा और उसने झंडे को ठीक किया और फिर वो झंडा फहराया। सबने उस बच्चे को कंधे पे लिया, पंडित नेहरू के पास लेकर आए। पंडित नेहरू ने कहा, इनको शाम को लेकर आइए, खुले अधिवेशन में इनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन किसी ने बता दिया कि साहब ये तो शाखा में जाते हैं, और उनका नाम था किशन सिंह राजपूत, जिनकी मृत्यु अभी 5 साल पहले हुई है। और जब यह बात डॉक्टर हेडगेवार को पता चली तो वो प्रवास करके उनके घर गए और उन्होंने चांदी का लोटा दिया। तो ये संघ की निष्ठा है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए संघ को बुलाया था। और सुन लीजिए, 1930 के जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर हेडगेवार 9 महीने जेल रहे। 1942 में आरएसएस के बालाजी रंगपुर तिरंगा लहराते वक्त शहीद हुए। 1942 के घटनाक्रम में पटना में झंडा लहराने पर 7 शहीद हुए, उसमें 2 संघ के कार्यकर्ता थे। और इसके अलावा पुर्तगाल शासन से मुक्त कराने के लिए दादरा नगर हवेली में जो आंदोलन हुआ, इतना मूड तो संघ के लोग खड़े हुए। कुछ तो पढ़ लिख के आया करो। ठीक है, शांत हो जाइए। आनंद दुबे जी मुकम्मल समय आपको मिला है, अब शांत हो जाइए।
मेहरुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम काउंटर के लिए आएंगे। आएंगे मनोज जी, लेकिन एक एक बात सभी पैनलिस्ट बात की जरूरत नहीं है। ये कहना चाहूंगा जो अभी भाई हमारे बीजेपी के बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे ये पूछिए कि ये जो मोदी जी ने कहा था 13 से 15 तारीख का, उसके बाद भी क्या उनका तिरंगे का जो सम्मान है उनकी नजर में वही रहेगा? अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तिरंगे के लिए जो ये पहले से अपमान करते आए, वो 15 अगस्त के बाद भी वो जारी रखेंगे? नहीं, मतलब या अपमान मतलब क्या करेंगे? अपमान मतलब क्या? अपमान से क्या तात्पर्य? अपमान जैसे 52 साल तक इन्होंने देश के झंडे को नकारा और तीनों कलर के बारे में अशुभ बताया। किसने नकारा? अशुभ बताया, तीनों कलर नहीं, फैक्ट के साथ बोलिए, और अपमान किया गया। भ्रामक बातें मत करिए, आप फैक्ट के साथ बोलिए। मैं आरएसएस नहीं बताता हूं। सबसे पहले तो एक एक करके बात करिए, सभी लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। देश की आजादी की बात हो रही थी तो ये अंग्रेजों की मुखबरी का काम कर रहे थे, मुखबरी का काम कर रहे थे। फैक्ट पर बात करिए, नाम लेकर बात करिए, फैक्ट पर नाम लेकर बात करिए, भ्रामक फैलाइए, भ्रामक बातें मत करिए। जब देश आजादी की तरफ था तो ये तो आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, पूरा देश के खिलाफ आरएसएस पर नहीं का काम कर रही थी। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये डिबेट आरएसएस पर नहीं है। अब चूंकि सवाल शुरुआत में आरएसएस को लेकर पूछ लिया गया था, तो उसका जवाब मैंने आनंद दुबे से लिया। ये डिबेट हम आरएसएस पर नहीं कर रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है मनोज काका, जाइए और एक परिवार की गुलामी करिए और चाटुकारिता करिए। ठीक है, शांत हो जाइए आनंद दुबे, शांत हो जाइए। मैं आपसे पूछ दूं कि आप लेफ्टिनेंट से लेके जनरल की 7 कैटेगरी बता दो, आप फौज की 7 ऑफिसर्स की कैटेगरी बता दो। देखिए, ये ट्यूटोरियल हम तब कर लेंगे, अलग से शो रख लेंगे, उन बच्चों के भी काम आएगा जिस सेना में जाना चाहते हैं। ये ट्यूटोरियल हम अलग रख लेंगे कभी। महाबेस का मंच जिसके लिए नहीं है, यहाँ कोई क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट नहीं हो रहा है, शांत हो जाइए आप। यहाँ कोई यूनिट टेस्ट नहीं हो रहा है, शांत हो जाइए, शांत होइए आप। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी खामोश हो जाइए। विषय पर बात होगी, सिर्फ विषय पर बात होगी, सबको बराबर समय मिलेगा। सबकी आवाज डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए अभी इसी वक्त, ऑडियो डाउन करिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग मानते नहीं है कई बार। निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, पूरी बहस को आप देख रहे हैं। एक विषय जिस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा कोई भी पार्टी, वो ये कि तिरंगा यात्रा पर राजनीति आखिर क्यों हुई और इसकी शुरुआत किसने की, और क्या ऐसे ओकेजन्स पर राजनीति करना जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? आपने इसको विपक्ष के सेल्फ गोल का नाम दिया, क्यों? देखिए आस्था जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सन 1990 के दशक में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो मुख्य विपक्षी पार्टी, खासकर मैं कांग्रेस की बात कहूंगा, इन्होंने राम को जो है बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने विष्णु को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया, शिव को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी सेना के बीच में जाकर के अपना जन्मदिन या नववर्ष मनाने लगे तो ये सेना का विरोध करने पर उतारू हो गए। इन्होंने सेना को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया और आज ये तिरंगे को भी बीजेपी का तिरंगा वो भी बीजेपी के पाले में खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद में ये इस देश की जनमानस से ये उम्मीद करते हैं कि हमें वोट मिले, और उसके बाद में ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। रही बात जो सवाल अभी जो चल रहा था आस्था जी, उसका भी जवाब देना चाहता हूं, यहां पे प्रत्यक्ष जवाब दूंगा मैं। सन 2003 तक इस देश के कानून के हिसाब से तिरंगा झंडा केवल सरकारी संस्थाओं के ऊपर फहराया जा सकता था, और आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं थी, इसलिए आरएसएस एक प्राइवेट संगठन था, इसलिए वो अपने यहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, क्योंकि वो कानूनन भी उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अब जब ये बताइए, कह रहे हैं कि अगर आरएसएस को नहीं निरंजन जी, अब ये बहस, अब इस बहस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इस बहस पर 10 सेकंड बाद, क्योंकि अब जो है सबने देख लिया है कि डीपीपी जो है वो तिरंगे की आ चुकी है, तो अब ये बहस यहाँ खत्म हो जाती कि क्या था, क्यों था, नहीं था, ऐतराज है, अपमान है, क्या है, नहीं है। अब तिरंगा सबके सामने। 10 सेकंड प्लीज बात खत्म करिए, फिर मैं मनोज यादव से सवाल करूंगी। आपको कह रहा था कि अगर आरएसएस को तिरंगे से अगर दिक्कत होती तो आप बताइए 88-89 में भैरू सिंह शेखावत जी जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो भी स्वयंसेवक थे, क्या उन्होंने तिरंगे का ध्वजारोहण नहीं किया था? अरे भाई, जितने भी आरएसएस के स्वयंसेवक आए सबने तिरंगा फहराया। जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं, केवल आरएसएस के मुख्यालय पे इसलिए नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि उस टाइम की सरकारों ने प्रतिबंधित किया हुआ था सरकारी संस्थाओं के अलावा। ठीक है, ठीक है। हाँ, मनोज यादव जी, आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? मैं इनसे ये स्वघोषित और सरकार पोषित विश्लेषक जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता सकते हैं जो इस देश के आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो,
सावरकर ने तो माफीनामा दे करके अब वीर बनने का आप प्रयास समाजवादी किया। पार्टी ये के किसी देश और किसी दुनिया में नेता कौन को नहीं बता जानता सकते है हैं कि जो आजादी की अंग्रेजों लड़ाई के में तो भाग लिया, सामने कैसी अगर बात कर रहे हैं ये? अरे ये डॉक्टर कैसी बात कर रहे हैं? मेरे को ये चीज डॉक्टर नहीं लोहिया समझ में कौन आ थे? रही। अगर डॉक्टर आज लोहिया कोई कौन किसी थे? न- भगत सिंह किसी- कौन थे? ये अशफाक इस कौन तरीके थे? की- इस तरीके पंडित से राम देश प्रसाद का- बिस्मिल देश का कौन थे? लोकतंत्र चलता तुम्हें है क्या? पता ही नहीं जो है। आप किस तरीके समाजवादियों की का बातें कर इतिहास रहे हैं आपको मनोज जी? पता ही नहीं है। इन बातों से आप जैसे आप लोग आपस में मत लड़िए। गुलामी कर सकते हैं। आप लोग आपस में मत इतिहास पर और लड़िए। अपनी एक मिनट आजादी पर कभी भी मनोज यादव जी, निरंजन पोद्दार जी, दोनों शांत हो जाइए, आपस में मत लड़िए। यहाँ डिबेट आजादी के महापुरुषों और उनकी निष्ठा या किसका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट ज्यादा था उस पर नहीं हो रही है, ना यहाँ डिबेट आरएसएस पर हो रही है। एक मिनट शांत हो जाए निरंजन पोद्दार जी। अब सवाल मनोज यादव जी से। नहीं मनोज यादव जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप विषय को इधर से उधर ले जा रहे हैं, आप विषय को इधर से उधर ले जा रहे हैं, उसके बावजूद हमने इनफ बहस कर ली है। अब आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए, आप तक आवाज पहुंच रही होगी मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो तिरंगा यात्रा है उसकी आड़ में भाजपा दंगे फैलवा सकती है। ये बात आपने क्यों कही और क्यों ना माना जाए कि ये राजनीति से ओतप्रोत थी और इस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? तिरंगा और दंगा, क्या संदेश गया इससे जनता के बीच? मेरा सवाल सुना आपने? आवाज आ रही है अब तक मनोज यादव जी? आस्था, ये देश जानना चाह रहा है जी। आस्था, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा देश जानना चाह रहा है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सबसे बहादुर नायक अगर हमारा कोई है तो भगत सिंह जी हैं, सुखदेव हैं, राजभर हैं। उनको आज राजगुरु पार्टी राजगुरु नाम सही से लीजिए। राजगुरु, राजभर नहीं, राजभर नहीं, राजगुरु। तो सही राजभर के सपनों में आ रहे हैं, क्यों नहीं दे रही है? भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? राजभर इनके सपनों में आ रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? ठीक आप है, बताओ ना, सवाल तो है, आप बताओ। ठीक है, उससे बड़ा सवाल ये था कि तिरंगा और दंगा साथ में बोला ही क्यों गया? जब हम अमृत उससे महोत्सव साफ बच गया। तो 11 तिरंगा और दंगा पर आप नहीं बोल रहे हैं, उससे आप साफ बच गए। मनरेगा के मजदूर दिल्ली में हरदम, अब मनरेगा के मजदूर लोगों के बुनियादी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देश में एक अभियान चला, तिरंगा यात्रा का अभियान, हर घर तिरंगा का अभियान, लेकिन सवाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक एक तिरंगा और अपनी अपनी यात्रा निकालनी शुरू कर दी। आपकी तिरंगा यात्रा और जो औपचारिक तिरंगा यात्रा है उसमें कोई फर्क है क्या? तिरंगा तो एक ही है ना। निकालेंगे, सबको स्वतंत्रता है इस देश के। तो देश में 140 आपकी यात्रा उनकी यात्रा से अलग कैसे है? आपका तिरंगा भी तो वही तिरंगा है ना। तिरंगा लेके चले, क्या ये जरूरी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तिरंगा लेके चलेंगे लोग तभी अच्छा रहेगा क्या? सभी को इस देश में स्वतंत्रता है, तिरंगा लेके चल रहे हैं। और ये कहा कि बीजेपी के दफ्तर तिरंगों की दुकान बन गए हैं, क्यों? मनोज यादव, आपने कहा कि बीजेपी के दफ्तर तिरंगों की दुकान बन गए, क्यों? नहीं, ये देश बेचने वाले तिरंगा भी बेच रहे हैं। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बेचा, जिन लोगों ने गेल बेचा, जिन लोगों ने रेलवे बेचे, जिन लोगों ने देश भर के एयरपोर्ट बेचा, अब वही लोग मुझे लग रहा है मनोज जी, कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग चुनावी मंच और इस गौरवमयी क्षण की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी गंभीरता और गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी चुनावी मंच तलाश रहे हैं और यही मेरा मूल सवाल था कि राजनीति की जरूरत क्या है। हमें तो सभी महापुरुषों को कलेक्टिव रूप से याद करना चाहिए, उनकी शौर्य गाथाओं को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। आप बिना मतलब टाइम बाय कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, सच सुनिए, ठीक है, आपने तो उसको चुनावी भाषण का मंच बना दिया। आप समझ ही नहीं पा रहे कि 75वीं वर्षगांठ, इस शौर्य, इस गौरव को महसूस करने का वक्त है और आप यहाँ पर चुनावी मंच की तरह भाषण देने लग जाते हैं। आनंद दुबे जी, देश महसूस सवाल यही है कि उन्होंने या विपक्षी पार्टियों ने अगर अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, उनका ये कहना है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपके कहने पर तिरंगा नहीं लगाते या लहराते तो हम देशद्रोही थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा कोई कानून थोड़ी है, आप कैसे हमें देशद्रोही कह सकते हैं? हम अपनी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर यह तिरंगा नहीं लगाना चाहते हैं, न लगाएं। इनको कौन देशद्रोही कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, इन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहा कि ये कैटेगरी बता दें। सुनिए मनोज काका,
आर्मी में ऑफिसर की कैटेगरी बताता हूं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल, और अब एक नई पोस्ट है सीडीएस। और नीचे का बता दूं, लांस नायक, नायक, नायक के बाद नायक सूबेदार, नायक सूबेदार के बाद हवलदार। ठीक है आनंद दुबे, अच्छा आप बताओ, क्यों आर्मी में आप क्यों समय खराब करने वाले ट्रैक में आ रहे हैं? देखिए देखिए, मैंने इसीलिए उस सवाल को वही रोक दिया था, मैंने इसीलिए उस सवाल को वही रोक दिया था ताकि डिबेट अपने टॉपिक से ना भटके, बेवजह कोई समय बर्बाद ना करे। आनंद दुबे जी, आप खामखा उनके ट्रैप में आ रहे हैं, विषय पर रहिए, आप सभी विषय पर रहिए। खत्म कर दी थी मैंने वो बात वहीं। योजना में पूरे देश भर के नौजवानों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के नौजवानों के खिलाफ, वो मुकदमे वापस लीजिए, तब तो होगा असली अमृत महोत्सव। अग्निवीर योजना क्यों लाए? अग्निवीर योजना क्यों लाए? अग्निवीर योजना क्यों लाए? और आगे की बात अग्निवीर योजना क्यों? मनोज यादव जी, आप पूरी प्लानिंग के साथ डिबेट को भटका रहे हैं। आपसे सवाल यहाँ का पूछा जाता है, आप जवाब वहाँ का देते हैं, फिर सवाल वहाँ का पूछा जाता है तो आप किसी और पार पहुंच जाते हैं। आप पूरी प्लानिंग के साथ आए कि आपको इस बात का जवाब ही नहीं देना है कि तिरंगा और दंगा एक साथ कैसे हो जाएगा इस देश में अगर गौरवमयी यात्रा निकलेगी और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज होगा। तिरंगा और दंगा साथ कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। बहरहाल दोनों शांत हो जाइए। देखिए मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कितने पेशेंस से सबकी बात सुन रहे हैं, कितने पेशेंस से सबकी बात सुन रहे हैं। मनोज यादव जी, आपने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी विषय को इधर से उधर ले जाने में। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ये बताइए, क्या इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग तिरंगा यात्रा या अलग अलग विचारधारा प्रदर्शित करके निकलने की जरूरत थी? ये तो देश का अभियान है। देश का तिरंगा एक है और देश के सभी लोग इस तिरंगे से बंधे हुए लोग हैं, तो हम सबको एक साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। मगर ये जो राजनीति हो रही है तिरंगे के ऊपर, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे दंगा का नाम जोड़ा जा रहा तिरंगा यात्रा से, ये बिल्कुल भी जायज नहीं ठहरा सकते उसको हम। ये बिल्कुल बेकार बात कही उन्होंने, जिन्होंने भी कही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। मगर ये जो तिरंगा है और जो तिरंगे का सम्मान है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम 75वें साल हो गए हमें देश को आज़ाद हुए, इससे बड़ी कोई खुशी हमारे पास इसके अल्फाज नहीं है कि हम वो खुशी अपनी बयां कर सकें कि कितना खुशी का ये अमृत महोत्सव है। तो हम सब लोगों से यही अपील करेंगे, इस पे राजनीति ना करें। तिरंगे पर आपको राजनीति करनी है तो आप अपने मुद्दों पे करें और जमीन पे जाके करें, अपने राज्यों में जाके करें। तिरंगा यात्रा को खास तौर से ठीक है ना जोड़ें। ठीक है, ठीक है। और जाते जाते निरंजन पोद्दार जी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या कुर्बानी मुसलमानों ने दी थी। इसीलिए जब बात इसीलिए जब बात आएगी आजादी की लड़ाई की, तो उसके क्रेडिट की जब बात आएगी तो मुसलमानों को अलग से और बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि शुक्रमंद होना पड़ेगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुर्बानी दी। तो नेता इस मौके को छोड़ नहीं रहे किसी भी तरह से सियासत भुनाने में। ऐसा है आस्था जी, सबसे पहले तो तिरंगा और दंगे वाली बात पे मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल क्या है, कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है कि अगर भगवान राम के मंदिर का फैसला आ जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा। 370 पे हाथ लगाओगे, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा, दंगे हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो वो आदत अभी जाती सी जाएगी, क्योंकि अभी इनको हर चीज के अंदर इनको दंगा नजर आता है। और इस दंगे के नाम पे जिस तरीके से देश को डराया जाता था, शायद अभी वो आदत से मजबूर है। अब आपने जो सवाल किया था उसका जवाब, मेरी बात समझिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो इस चीज की बार बार रट लगाते हैं, भाई अगर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो सिखों का भी कोई योगदान इसके अंदर कम नहीं रहा है। लेकिन सिखों ने तो कभी इस तरह की कोई मांग नहीं करी। और रही बात अगर मुसलमानों की बात करें, तो सन 1947 में आपने अलग से देश इसी नाम पे तो लिया था कि हमें एक अलग से स्वतंत्र देश चाहिए। अब आप क्या एक बंटवारा और चाहते हैं क्या? मतलब आपका उद्देश्य ये है? तो भाई साहब, आप तिरंगे के ऊपर भी ऐसी राजनीति करेंगे और उसके बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो रही है, ये चीज तो आप अपने आप को हिट विकेट करने में लगे हुए। मनोज काका जी बताइए, ऐसे मौकों पर इस तरह के राजनीतिक बयान आप देश और समाज को कौन बांट रहा है?
आस्था सिर्फ बहुत 20 सेकंड। निर्विवाद रूप से और स्पष्ट रूप से इस मुल्क को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का योगदान रहा। सभी ने अपनी कुर्बानियां दी। पूज्य गांधी से लेकर के, भगत सिंह से लेकर के, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के, अशफाक साहब तक सभी ने कुर्बानियां दी। लेकिन एक लोग जो आरएसएस के लोग थे, वो लोग हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और उनको चिट्ठियां लिख करके माफी मांगते रहे, माफी मांगते रहे कि हमें रिहा कर दीजिए, मैं आपके लिए, मैं आजादी नहीं चाहता हूँ। विषय के एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सभी बलिदान और एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह के बयानों की निंदा होनी चाहिए। ठीक है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। 10 सेकंड आनंद दुबे, 10 सेकंड आनंद दुबे, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए आस्था वंदे मातरम 75 साल आते आते वंदे मातरम जो है सांप्रदायिक हो गया। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कोलकाता में, तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। कांग्रेस की बैठकों में जो है वंदे हम मातरम ऐसे गाया जाता है मुल्क से अधिवेशनों में। हैं, उसके हमारे पुरखे ऐसे थे कि हमारे एक पुरखे का लिखा हुआ राष्ट्रगान दो राष्ट्रों में चलता। ठीक है, चलिए समय समाप्त। तो कुल मिलाकर आजादी का अमृत महोत्सव और 75वीं वर्षगांठ हम सबके लिए एक गौरवमयी क्षण है। उन महापुरुषों की कुर्बानियों और वैचारिकी को याद रखने का और समाज में प्रचार प्रसार करने का क्षण है। लेकिन सियासतदानों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए सबको लेकर, क्या वो नजर आती है या इस मौके पर भी राजनीति भुनाने की कोशिश होती है? सोचिएगा जरूर। महाबहस में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।